नमस्कार, प्रणाम, आदाब सभी को। चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा है। हमने ये देखा है कि किस तरीके से पृथ्वी अंदर से दिखती है, किस तरीके से भूकंपी तरंगों का हम सहारा लेते हैं इसके बारे में पढ़ने के लिए। और हमने बहुत सारे सिद्धांतों को भी विस्तार में चर्चा की है उनकी, जिसमें हमने ये देखा है कि एक्चुअल में, वास्तव में धरती कैसे बनी है और बनने के बाद जितने भी महाद्वीप बने थे वो कैसे विस्थापित हुए हैं, कैसे नई आपकी महासागरीय भूपर्पटी बनी है, कौन सी महाद्वीपीय भूपर्पटी अभी नष्ट हो रही है, कौन सी नई बन रही है। तो हमने कल सारा ये डिटेल में देखा था कि भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों बनते हैं, किसी भी जगह से अगर कोई चीज जाती है तो वो जाती क्यों है। इन सभी को हमने बिल्कुल विस्तार से देखा था। इतना तो हम कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे पृथ्वी की गतियां। धरती पर दिन रात कैसे बनते हैं, कहीं पर दिन अगर लंबा है तो वो दिन लंबा क्यों है, अगर रातें छोटी हैं तो वो रातें छोटी क्यों हैं, मौसम कैसे परिवर्तित होते हैं, धरती कैसे घूमती है सूरज के चारों तरफ या अपनी ही धुरी पर कैसे घूमती है, अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर के साथ में पृथ्वी की गतियां। सबसे पहले पृथ्वी की गतियों को देखने से पहले आपको ये पता हो कि धरती दिखती कैसी है। हमने जैसे पहले भी बात की थी ना कि दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि धरती गोल नहीं है, धरती समतल है। तो वो जो समूह है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें ये पता है कि हम जब इसको ऊपर आकाश से देखते हैं, ऊपर स्पेस से हम इसको देखते हैं तो एक गोल नजर आती है। जितने भी हम लोगों ने उपग्रह भेजे हैं उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं, तो हमें इतना तो पक्का है कि हाँ, धरती गोल है। तो धरती गोल है, लेकिन गोल भी कैसी गोल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है बिल्कुल ही गोल, उसको हम स्फेयर कहते हैं, लेकिन एक होता है थोड़ा सा इसमें परिवर्तन। धरती में हल्का सा परिवर्तन ऐसे ही आया है। धरती का जो आकार है, धरती किस तरीके से दिखती है, ऐसी दिखती है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो थोड़ा सा आपको उभार इस रेखा पर नजर आएगा जो कि धरती की बिल्कुल ये बीच में से गुजरती है। ये वाला जो क्षेत्र है धरती का हल्का से ऐसे बाहर निकला हुआ है, इसे हम कहते हैं उभार धरती का, जो भूमध्य रेखा के पास आपको देखने को मिलता है। और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर आपको थोड़ी सी जो धरती है वो चपटी नजर आती है। ध्रुवों पर धरती थोड़ी सी चपटी है, पृथ्वी चपटी है, और भूमध्य रेखा वाले जगहों पर ये थोड़ी सी ऐसे उभरी हुई है। तो जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक संतरे की शेप, संतरा जो है पूरी तरीके से गोल नहीं है, थोड़ा सा बीच में उसके उभार है और थोड़ा सा ऊपर ध्रुवीय क्षेत्रों में से ये चपटा है। तो बिल्कुल सेम टू सेम, समानांतर जो आकार है धरती का भी वैसा ही है। तो ये हम लोगों ने जानना है। अगर हम देखें तो हम लोगों ने धरती की इस आकार को समझने के लिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसको और ज़्यादा अहमियत देने के लिए एक अलग से हम लोगों ने इसका नाम दिया है, जिसका नाम है जियोइड, जिसको हम कहते हैं जियोइड। जियोइड का मतलब होता है, जियो मतलब धरती होता है, अर्थ होता है, और जियोइड मतलब धरती के जैसा आकार। तो ये जो आकार है ना ही पूरा गोल है, ना ही पूरा आपका एलिप्टिकल है, वृत्ताकार भी नहीं है, कुछ नहीं मिलता इसका बाकी और सारे आकारों से। इसीलिए एक अलग से आकार है जिसको हम लोगों ने बहुत अहमियत देते हुए धरती जैसा आकार बोल दिया है, क्योंकि हम रहते हैं यहाँ पे। अगर हम अहमियत इसे नहीं देंगे तो फिर हम किसे देंगे। तो धरती को अहमियत देंगे, धरती हमें अहमियत देगी। तो आपको इसके आकार का पता हो। आकार के बाद अब हम देखते हैं कि धरती किस तरीके से गति करती है, धीरे चलती है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तेज चलती है, कहाँ धीरे चलती है, कहाँ तेज चलती है, इतना तो पता होना चाहिए हम लोगों को। धरती पे ही रहते हैं हम सारे। तो देख लेते हैं धरती की गतियाँ। जो बहुत बड़ी आप कह लो कि मुख्य गतियाँ हैं धरती की, वो दो हैं। एक तो धरती अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, जिसे हम कहते हैं घूर्णन या फिर दैनिक गति, या फिर धरती घूमती है सूरज के चारों तरफ, जिसे हम कहते हैं परिक्रमण या फिर वार्षिक गति के नाम से भी इसे हम जानते हैं। हमें ये देखना है धरती के घूर्णन की वजह से क्या चीजें होती हैं, धरती के परिक्रमण की वजह से क्या चीजें होती हैं, और धरती का जो एक मूलभूत संरचना है उसमें हम लोगों ने समय का पता लगाने के लिए, किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए कैसे उसको बहुत सारी लाइनों में विभाजित किया है। तो वो हम देखते हैं पहले। तो पहले हम देखेंगे इसके
घूर्णन के बारे में। देखो घूर्णन अगर हम देखें तो इस तरह की धरती घूमती है। इसको भी समझने से पहले आपको एक चीज पता हो कि जो धरती है इस तरीके से नहीं है, सीधी नहीं है धरती। धरती है आपकी हल्की सी ऐसे टेढ़ी, झुकी हुई है धरती। अगर मैं बिल्कुल सीधे की एक लाइन खींचूं तो इसके और इसके बीच का ये जो कोण है ये बनता है आपका 23.5 डिग्री। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो धरती है अपनी धुरी पर 23.5 ऐसे झुकी हुई है एंगल पर, कोण पर। तो इस तरीके से झुकी हुई है ये। और अगर आप देखो तो अगर धरती ऐसे होती तो ये वाली एक लाइन होती, ये वाली एक रेखा होती जिसको दो भागों में विभाजित कर देती। आधा हिस्सा बन जाता ऐसे और आधा हिस्सा बन जाता ऐसे, ये रेखा होती। लेकिन क्योंकि धरती ऐसे झुकी हुई है तो ये सीधी रेखा ना होते हुए ये रेखा होगी आपकी ऐसे, कि अगर अब इसको आप दो भागों में बांटोगे तो ये सही दो हिस्से बनेंगे बिल्कुल सेम और समान आकार के। ये जो रेखा है इस रेखा को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसी रेखा जिससे जो धरती है वो दो गोलार्धों में विभाजित हो जाती है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और यह है भूमध्य रेखा। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी और अक्षांश रेखाएं भी पढ़ी हैं कि कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है। हमारे लिए जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है कि जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री पर ही क्यों कोण बना रही है, उसको भी समझना पड़ेगा पहले। लेकिन उससे भी पहले आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अक्षांश रेखाओं के बारे में क्या चीजें हमें जाननी है। ठीक बात है। तो अब तक हम लोगों ने धरती की दो गतियां देखी हैं, धरती का आकार देखा है, धरती किस तरीके से अपनी धुरी पर झुकी हुई है वो हमने देखा है। सही बात है। चलिए अब चलते हैं घूर्णन के बाद। अब देखो अगर आप इसको इमेजिन कर पाओ, कल्पना कर पाओ इसको, तो ये ऐसी लाइन है जो कि धरती को, ये रेखा है जो धरती को दो भागों में सही तरीके से विभाजित कर देगी, बिल्कुल समान आकार के। कोई ज्यादा बड़ा नहीं उत्तरी गोलार्ध, कोई बहुत छोटा नहीं दक्षिणी गोलार्ध, बिल्कुल समान है दोनों। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग कि इस वजह से, अब इसके बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं थोड़े बहुत अक्षांश रेखाओं के बारे में। जैसे अगर आप इस धरती को भी देखो तो हम लोगों ने देखा है कि ये वाले की भूमध्य रेखा है। अगर ये भूमध्य रेखा है तो ये क्या है, अक्षांश रेखा है ये। ऐसे ही कई और रेखाएं भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। जस्ट ये आपका जहां से ये धरती की धुरी अक्ष गुजर रहा है ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि ये वाला तो उत्तरी ध्रुव वाला एरिया नहीं है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र नहीं है। ये है उत्तरी ध्रुव, ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, ये है आपकी भूमध्य रेखा जो दो भागों में विभाजित करेगी इसे, और ये है आपका धरती का घूर्णन। और धरती कहां से कहां घूमती है, धरती घूमती है पश्चिम से लेकर पूर्व तक। पश्चिम से पूर्व की गति है इसकी, इसका मतलब धरती ऐसे घूम रही है। ये बातें हम सारी अभी प्रयोग में लेकर आने वाले हैं, तो बिल्कुल सही शब्दों में और सरल शब्दों में आपको समझा रही हूं मैं। कोई भी आपको दिक्कत होती है तो हम एक बार इसको रिपीट भी कर लेंगे। ठीक बात है। चलिए फिर देख लेते हैं धरती का परिक्रमण। परिक्रमण क्या है, जब धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, और इसको करने में इसे पूरे के पूरे 365.25 दिन लगते हैं। 365.25 दिन जो है इसको लगते हैं। इसीलिए हम लोग हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष मनाते हैं। एक लीप वर्ष मनाते हैं जिसमें टोटल आपके 366 दिन होते हैं। फरवरी महीने में आपके 28 की बजाय 29 दिन हम उस दिन गणना करते हैं। तो ये है धरती का परिक्रमण सूरज के चारों तरफ। देखिए झुकी हुई नजर आ रही है आपको। अब आप इसमें भी कंफ्यूज ना होना कि इन्होंने ऐसे झुकाई हुई है। धरती झुकी हुई है, वो ऐसे भी आप उसको कल्पना कर सकते हैं और ऐसे भी कल्पना कर सकते हैं। तो बहुत सारे आकृति बनाने वालों ने उसको ऐसे लिया है ना, तो सेम ही बात है। चलिए दूसरी हम बात करते हैं इसमें, इन सभी चीजों को पढ़ने से पहले अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमें पढ़नी है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, देखो इसको समझने से पहले हमें एक चीज समझनी है। अगर जैसे मैंने बोला कि भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है
जो पूरे धरती को दो भागों में सही समान आकारों में बांटती है। इसका मतलब अगर मैंने उसको पूरा का पूरा ऐसे बीच में से काट दिया तो धरती कैसी नजर आएगी मुझे? धरती नजर आएगी मुझे ऐसे, आधी ऐसे और आधी आपकी ऐसे। थोड़ा आकृति छोटी बनी नीचे वाली, लेकिन आप समझ जाना कि सेम ही समान ही आकार में बनाना चाह रही थी। तो अगर आप इसकी बात करो, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक बात है। अगर आप देखो तो ये है धरती का केंद्र। धरती आप इस तरीके से बीच में से काटोगे तो भूमध्य रेखा से आपने काटनी है। भूमध्य रेखा को आप विषुवत रेखा भी बोल सकते हो, भूमध्य रेखा बोल लीजिए, विषुवत रेखा बोल लीजिए। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र बना है, ये वाला सारा का सारा, इसे हम कह देते हैं विषुवत प्लेन भी। एक जगह है पूरी की पूरी, इस जगह का जो बीच का केंद्र है ये है जो हम धरती का केंद्र भी जानते हैं। अगर आप धरती के केंद्र से किसी भी जगह पर कोई भी कोण बनाते हैं, जैसे ये तो होगी पूरी आपकी लाइन, और धरती के केंद्र से मैंने यहाँ पर किसी भी जगह पर, यहीं पर है ना आपके सारे के सारे क्षेत्र, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, धरती की भूपरपट्टी है ये, यहाँ पर मैंने कोई भी एक जगह के बारे में पता लगाना है, तो ये इसके और इसके बीच का जो कोण है मान लेते हैं 10 डिग्री है। तो ये जो जगह है ये आपकी 10 डिग्री पर है और इसके साथ ये पूरा का पूरा आपका जो अक्षांश रेखा है वो बन जाएगी। जैसे आपको उदाहरण देती हूँ, ये मान लेते हैं ये वो प्लेन एरिया है, प्लेन क्षेत्र है, इसके ऊपर ये धरती का आधा हिस्सा आप लोगों ने कल्पना करना है। ये धरती का केंद्र है। धरती के केंद्र से अगर मैं बिल्कुल यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बना दूं, तो ये 0 डिग्री का कोण है, इसी लाइन पर है। इसको मैं चारों तरफ ऐसे घुमा दूं, चारों तरफ मैंने घुमा दिया, कोण क्या है? सिर्फ 0 डिग्री ही रहा, 0 डिग्री ही रहा। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र बना है मेरा, ये भूमध्य रेखा का अक्षांश बना है, जहां पर हर जगह पर जो कोण है धरती के केंद्र से वो 0 डिग्री है। थोड़ा सा आप इसको और बढ़ा दीजिए, ये मैंने कोण बना दिया 20 डिग्री का, ये भी 20 डिग्री का कोण है। इस साइड मैंने घुमाया तो भी 20 डिग्री का कोण है, यहाँ घुमाया तो भी 20 डिग्री का कोण है। पूरा मैंने घुमा दिया तो ये पूरा का पूरा इस वाले प्लेन से, इस वाले पूरे क्षेत्र से 20 डिग्री का ही कोण बनाता हुआ एक मेरा एक आप कह लीजिए कि सर्कल बन गया है ना, एक मेरा पूरा वृत्त बन गया। ये जो पूरा वृत्त है ये कैसा वृत्त है? जिसका अक्षांश, जिसका कोण 20 डिग्री है ना। आप थोड़ा सा और बढ़ाइए कोण को, हम कर लेते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ पर है, किस किस के बीच में है? इसके बीच में, और जो भी जगह मैंने ली है इसके बीच में 60 डिग्री है। ये भी 60 डिग्री है, मैं घुमा रही हूँ उसे, ये भी 60 डिग्री है, इसके साथ नीचे वाले से ये भी 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और ये पूरा 60 डिग्री का आपका कोण बन गया। जैसे जैसे आप इस भूमध्य रेखा वाले वृत्त से ऊपर जा रहे हो, वैसे वैसे जो लंबाई है इनकी वृत्तों की वो धीरे धीरे घटती जा रही है। जैसे अगर आप इसमें देखो कि ये है आपका, ये तो है पूरा का पूरा भूमध्य रेखा वाला अक्षांश। थोड़ा और ऊपर जाओ, थोड़ा सा और छोटा वृत्त बनेगा, छोटा वृत्त बनेगा, फिर और छोटा वृत्त है, फिर और छोटा, फिर करते 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 यहाँ पर बस आपका 90 डिग्री पर एक जगह है, वो उसका पूरा वृत्त नहीं है, बस एक जगह है ना। तो ये उत्तरी ध्रुव है आपका। ऐसे ही सेम समान बिल्कुल आप नीचे भी कर सकते हैं, है ना। तो वहां पर भी 10 डिग्री बस आपका दक्षिण लिखा जाएगा, या 20 डिग्री दक्षिण लिखा जाएगा, और 90 डिग्री 90 डिग्री आपका दक्षिण लिखा जाएगा, उसे हम दक्षिणी ध्रुव कह देते हैं। तो ये जो कोण है, ये जो कोण है धरती के केंद्र से जब मैंने उस पूरे धरती को 2 भागों में बांटा है, तो इसका ये जो प्लेन क्षेत्र आया है, इस प्लेन क्षेत्र के मध्य से, धरती के केंद्र से मैंने जो भी कोण बनाया है पूरा का पूरा, उसको हम कह देते हैं अक्षांश रेखाएं। चाहे वो 0 डिग्री का हो, चाहे वो 20 डिग्री का हो, चाहे वो 90 डिग्री ही क्यों ना हो। ठीक बात है। तो इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या नजर आएगा, इस वाले में हम और थोड़ा सा विस्तार में जान लेते हैं। ये धरती का केंद्र है,
ये धरती का केंद्र है, इसमें से आपका सारा का सारा ये है आपका 0 डिग्री, क्योंकि ये प्लेन से बिल्कुल आपने 0 डिग्री की बात करी है। इसी जगह से ये 10 डिग्री है तो ये पूरा ऐसे अक्षांश रेखा बन गई, ये 20 डिग्री तो पूरी अक्षांश रेखा बन गई। तो ऐसे कर करके हमने पूरी धरती पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो खींच ली हैं। इसको हम एक चीज से और समझते हैं, जैसे आप इसको करिए कल्पना, ये है पूरा आपका धरती, ये है आपका 0 डिग्री की भूमध्य रेखा, ये है आपकी 10 डिग्री की भूमध्य रेखा, फिर है 20 डिग्री, फिर करते करते ये 80 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये जो पूरा का पूरा एक ही तरफ तो नहीं है, धरती पूरी गोल है तो पूरा एक ये वृत्त बनेगा वहां पर। तो अगर हम पीछे की साइड पे देखें तो ये ऐसे ऐसे करके आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, पूरा कोण बन गया, इसका पूरा एक वृत्त बन गया। इस वृत्त की जो लंबाई है वो थोड़ी सी ज्यादा है, किस वृत्त से? इस वाले वृत्त से। ऊपर जाते जाओ तो इनकी जो लंबाई है वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी और लास्ट में अंत में बस एक बिंदु ही रह जाएगा जिसे हम उत्तरी ध्रुव कह देते हैं। अगर हम देखें, इसकी खास बात ये भी है, खास बात इसकी ये है कि अगर आप 0 डिग्री से 1 डिग्री ऊपर तक जा रहे हैं अक्षांश रेखाओं में, तो इनका जो किलोमीटर में दूरी है उतनी है 111 किलोमीटर। अगर हम औसतन माने तो 111 किलोमीटर है ये, कहीं 111.3 हो जाएगा, 110.6 हो जाएगा, बट औसतन की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री की अक्षांश रेखाओं की दूरी जो है 111 किलोमीटर हम लोग मापते हैं। ये हम लोगों ने देखा। अब इसके साथ ही हमने ये तो देख लिया कि भूमध्य रेखा वो रेखा है जो कि धरती को पूरे 2 समान भागों में विभाजित कर देती है। अब बात ये आती है कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री का ही कोण क्यों बनाती है? हम उसी को कर्क रेखा क्यों बोल रहे हैं? ऐसी क्या खास बात है? 23 क्यों नहीं है, 24 क्यों नहीं है, 23.5 क्यों है? तो उसका भी एक कारण है। कारण देख लेते हैं कि कर्क रेखा की महत्वता क्या है। चलिए, कर्क रेखा की महत्वता को देखने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सूरज है वो मैं बना रही हूं यहां पर, और ये है आपकी धरती जो हम बना रहे हैं। धरती झुकी हुई है ऐसे, मैं ऐसे बना दूं इसको। अगर मैं एक ये बीच की रेखा खींच दूं जो कि 90 डिग्री का कोण बना रही है, सीधी दिखा रही है धरती को ये, बट सीधी तो नहीं है धरती। चलिए, तो ये है कितना कोण आपका? 23.5 डिग्री। अगर मैं ये बना दूं बिल्कुल सीधा तो इसके और इस रेखा के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब इसके और इसके बीच का जो कोण है वो कितना है? 66.5 डिग्री। अगर मैं इस रेखा और इस रेखा के बीच कोण बनाऊं तो यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री का कोण है, तो यहां पर 66.5 है, तो यहां पर कितना रह गया आपका? 23.5 ही, 23.5 ही रह गया। बस आपने क्या किया है, बस आपने एक तो ये और ये के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाया है और ये के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाया है। ठीक बात है। ये है आपका समय जिसमें हम 22 जून की बात कर रहे हैं, जिसे हम ग्रीष्म क्रांति संक्रांति के साथ भी जानते हैं, जब पूरे के पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 जून की मैं बात कर रही हूँ। ठीक बात है। इसमें होगा क्या? देखिए, जो सूरज की किरणें हैं वो बिल्कुल 23.5 पे यहां पर जो है बिल्कुल लंबवत पड़ रही है ना? ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं देखूं तो ये देखो, ये क्या चीज है? ये क्या है? ये धरती की भूमध्य रेखा नहीं है क्या? क्या ये धरती की भूमध्य रेखा नहीं है? भूमध्य रेखा क्या होती थी? जो अपनी धुरी और इस पूरी रेखा के बीच का 90 डिग्री का कोण थी और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को 2 भागों में विभाजित करती थी, वही थी, है ना? वही भूमध्य रेखा थी। अगर जैसे हम लोगों ने अभी अक्षांश रेखाओं के बारे में देखा कि अक्षांश रेखाओं का कैसे हम बनाते हैं, ये धरती के केंद्र से लेकर जितना 23.5 डिग्री का जो कोण है वो कहाँ बन रहा है? यहां पर बन रहा है ना? तो इसके बिल्कुल साथ का जो आपका अक्षांश होगा वो कैसा होगा? वो होगा ये वाला, है ना?
कि 23.5 डिग्री का जो कोण है वो यहां पर बन रहा है, तो उसके साथ ये 23.5 डिग्री का कोण है, ये भूमध्य रेखा थी, भूमध्य रेखा का ये बिल्कुल केंद्र था, केंद्र से 23.5 डिग्री ऐसे बन रही है, तो ये पूरा 23.5 यहाँ भी है, 23.5 यहाँ भी है, 23.5 यहाँ भी है, 23.5 ही ऐसे ऐसे करता चला जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया, एक गोला बन गया, है ना। तो ये गोला मैंने क्या बनाया है, ये गोला मैंने बनाया है ये वाला, जो कि क्या है, आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितनी है, 23.5 डिग्री कोण पर ही, और ये इसीलिए ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि 22 जून के बाद जो धरती है, 22 जून एक ऐसा दिन है जिसमें इसी रेखा पर, इसी कर्क रेखा पर जो सूरज की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। इसका मतलब जो 12 बजे दोपहर के आपको अपनी परछाई नजर नहीं आएगी, जो सूरज है वो यहाँ से निकला है, ऐसे करता करता आपके बिल्कुल सिर के ऊपर है और फिर बाद में यहाँ पर आकर अस्त हो गया है। तो दोपहर के 12 बजे आपको कोई भी अपनी परछाई नजर नहीं आएगी, यही मतलब होता है लंबवत किरणों का। इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो हर जगह जो किरणें हैं वो किसी न किसी कोण पर पड़ रही हैं, किसी न किसी कोण पर पड़ रही हैं, तो यहाँ पर जो है लंबवत रेखाएं नहीं पड़ेंगी, और 23.5 डिग्री के ऊपर जितने भी अक्षांश रेखाएं होंगी वहां पर पूरे साल में कोई भी ऐसा दिन नहीं आएगा जब दोपहर के 12 बजे परछाई आपको अपनी ना दिखे, हमेशा परछाई आपको दिखती ही रहेगी, है ना। तो ये है आपका कर्क रेखा का महत्वता कि ये एक ऐसी रेखा है जो, इसके ऊपर जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं, जहां पर भी जितने भी लोग रहते हैं ऊपर, उनको अपनी परछाई 12 बजे दिखेगी ही दिखेगी, चाहे कम चाहे ज्यादा। बस वो परछाई की जो लंबाई है वो यहां से लेकर ऊपर ध्रुवों तक थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है रात को दोपहर के 12 बजे। अगर मैं सेम ही अवधारणा अप्लाई कर दूं, लगा दूं आपके दक्षिणी गोलार्ध पर भी, तो बिल्कुल सेम ही चीज आएगी। इसीलिए जो आपकी मकर रेखा है, मकर रेखा भी कितने पर है, 23.5 डिग्री पर। लेकिन ये कब होगा, ये होगा जब है समय आपका 22 दिसंबर का, जब है समय 22 दिसंबर का। जैसे हम एक और बना लेते हैं, एक ये आकृति और बना लेते हैं। जैसे यहां पर तो हम लोगों ने दिखाया था 22 जून का समय, अब हम दिखा देते हैं 22 दिसंबर का समय। जैसे हम इसमें क्या देखेंगे, यहां पर है आपका सूरज और ये है आपकी धरती जो ऐसे झुकी हुई है अपनी धुरी पर। ये है धरती की भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री का कोण। ये मैंने लाइन बनाई है सेम वही, समान वही आपकी, जो सीधी अगर धरती होती तो ऐसे होती। ये जो कोण है ये है आपका 23.5 डिग्री का कोण। ये जो कोण है इसके और इसके बीच का 90 डिग्री का था, तो ये कितना रह गया आपका 66.5 डिग्री का कोण। एक तो ये, दूसरा इसके और इसके बीच का भी जो कोण है आपका वो है इसमें 90 डिग्री का। और अगर ये भी, अगर हम लाइन, ये रेखा हम खींच देते हैं तो ये वाला जो कोण बनेगा, क्योंकि इसके और इसके बीच का जो कोण है वो भी 23.5 डिग्री ही है ना। तो हमें ये पता है कि ये यहाँ पर इस रेखा पर जो सूरज की किरणें हैं वो बिल्कुल लंबवत पड़ रही हैं। जो कोण है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री का, कि जिस जगह पर ये रेखाएं, इस रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर बन रही हैं, इसके ऊपर हिट कर रही है। एक तो ये, दूसरा अगर आप देखो ये है आपकी भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के सेंटर से, के केंद्र से आपने कोई भी एंगल बनाया, आपने कोई भी कोण बनाया है, तो वो कोण कितना है, देखिए 23.5 डिग्री का कोण। इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी रेखा है, ये कौन सी रेखा है, ये है आपकी मकर रेखा, जिसका जो अक्षांश रेखा है वो है 23.5 डिग्री का कोण। तो ये है आपकी मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा का इतनी महत्वता है कि इन दोनों के बीच ही जो सूरज है वो चलता रहता है, और धीरे धीरे करके जो लंबवत किरणें हैं सूरज की वो इन्हीं अक्षांश रेखाओं के बीच में सभी अक्षांश रेखाओं पर पड़ती हैं। जैसे अगर मैं इसको और सरल भाषा में समझाऊं तो आप क्या समझेंगे इससे, कि ये आपकी धरती है, ये ऐसे झुकी हुई है,
ये भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है और ये आपकी मकर रेखा है, उत्तरी गोलार्ध, और ये है आपका 23.5 दक्षिणी गोलार्ध, और ये है आपका 0 डिग्री का भूमध्य रेखा। 22 जून को जो आपका सूरज है वो है कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर, यहां पर ही वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लंबवत किरणें हैं। 22 दिसंबर को जो सूरज है वो है आपका मकर रेखा पर, इसके ऊपर ही लंबवत जो किरणें हैं वो गिरा रहा है। 22 जून से लेकर 22 दिसंबर तक जो सूरज है वो यहां से लेकर यहां आता है, यहां आता है, यहां आता है, फिर यहां आता है, फिर यहां आता है, फिर यहां आता है, और फिर दोबारा से 22 दिसंबर के बाद चला जाता है ऊपर की तरफ। तो जो सूरज है वो यहां से लेकर यहां तक ही जो है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो चल रहा है। वास्तव में तो धरती घूम रही है ना, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज निकलता है, सूरज अस्त होता है। हमें तो ये लगता है कि सूरज जो है पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है। ऐसा नहीं है, धरती घूम जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता है। तो प्रतीत कैसा होता है कि सूरज यहां से लेकर यहां तक ही चलता रहता है, और जब सूरज यहां पर है तब इस अक्षांश रेखा पर, मान लेते हैं कि 20 डिग्री का अक्षांश रेखा है ये, तो यहां पर आपकी जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। तो यहां पर दोपहर के 12 बजे आपको अपनी परछाई जो है वो नजर नहीं आएगी। फिर सूरज यहां पर आएगा, मान लेते हैं 10 डिग्री पर है, तो यहाँ पर 10 डिग्री पर जितने भी क्षेत्रों में लोग रहते हैं 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं पर, वहां पर सभी को 12 बजे अपनी परछाई नजर नहीं आएंगी, है ना। तो ऐसे करते 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 सिर्फ ये ही 2 ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बीच सूरज जो है चलता रहता है, ना इसके ऊपर ना इसके नीचे। ऐसा कोई भी समय है जब लोगों को अपनी परछाई नहीं दिखती हो, नहीं, हमेशा ही दिखती रहती है। तो पेपर में जो प्रश्न है वो किस तरीके से आता है, आप मान लीजिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है और आपसे पूछा गया है कि बताइए आपको अपनी परछाई नजर कब नहीं आएगी, 12 बजे, 6 बजे, 9 बजे, या सभी समय नजर नहीं आएगी। तो इसका उत्तर है सिर्फ 12 बजे। 6 बजे तो परछाई नजर ही आएगी आपको, सूरज निकला ही है उस समय, तो वो तो आपके इस तरफ है, तो यहाँ से तो पूरी परछाई नजर आएंगी। धीरे धीरे करके जो सूरज है वो जाता है ऊपर की तरफ और फिर जाता है नीचे की तरफ। तो इसे हम क्या कहते हैं कि 12 बजे जो किरणें हैं सूरज की वो लंबवत हैं, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, इसीलिए आपकी जो अपनी परछाई है वो नहीं दिखती। इन सभी अक्षांश रेखाओं के बीच में साल में 2 बार ऐसा होता है कि परछाई आपको नजर नहीं आते। एक तो जब सूरज यहां से यहां जा रहा होगा तब, और जब सूरज यहां से यहां आ रहा होगा तब, तो 2 बार ऐसा होगा, है ना। 22 जून से 22 दिसंबर, इसी के बीच पड़ता है आपका 22 सितंबर। 22 सितंबर को क्या होता है, जो सूरज की किरणें लंबवत हैं वो पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, यहां पर, और पूरे विश्व में 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। 22 दिसंबर को वो नीचे गया, फिर ऊपर गया 22 मार्च को। 22 मार्च को भी भूमध्य रेखा पर ही सूरज रहेगा और फिर जाएगा 22 जून तक यहाँ पर, फिर 22 जून से 22 सितंबर नीचे, दिसंबर, फिर मार्च, फिर जून, ऐसे करते 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 ही जो सूरज है वो पलायन करता रहता है। ठीक बात है। तो इसीलिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर ही है, क्योंकि हमारी धरती झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे। इसी वजह से जो हमने दोनों जो आकृतियां हैं वो बनाई हैं वो आपको समझ में आ रही हैं कि 23.5 डिग्री एक ऐसा कोण है जिसके नीचे या उसके ऊपर कभी भी ऐसा समय नहीं आता है जब आपको अपनी परछाई नजर ना आए दोपहर के 12 बजे। तो इतनी बात तो हमें आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए। ये तो हमने बात करी अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब हमने कर्क रेखा की बात तो कर ली, दूसरी है बात आपकी आर्कटिक गोले की, आर्कटिक सर्कल की, जो क्या है आपका 66.5। तो ये 66.5 ही क्यों है, तो 66.5 ही क्यों है, इसलिए हम पता लगाते हैं कि 66 ही क्यों नहीं, 65 ही क्यों नहीं, 67 ही क्यों नहीं, 0.5 का क्या मतलब है। तो ये देख लेते हैं क्या है। देखिए, अगर आप इस पूरे के पूरी GIF को देखें तो आपको नजर आता है कि ये आपका जो कोण है वो है आर्कटिक सर्कल 66.5, धरती के केंद्र से लेकर ये जो कोण है वो 66.5 है, और इससे
सारे जितने भी क्षेत्र हैं उनका भी कोण कितना ही है, 66.5। ये जो सर्कल बना है सारा का सारा, ये एंगल 66.5 का ही है। ठीक बात है। अगर आप देखो, ये आकृति है 22 जून की, जिसे हम ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगर आप देखो, ये तो धरती ऐसे झुकी हुई है, लेकिन जो सूरज का प्रकाश है, जो सूरज का प्रकाश है वो तो आपका इस पूरे आधे क्षेत्र में पड़ता है और आधे क्षेत्र में नहीं पड़ता। प्रकाश तो ऐसे ही पड़ेगा ना, धरती झुकी हुई वो अलग बात है, लेकिन प्रकाश तो आधे उसमें गोलार्ध में पड़ेगा, आधे में नहीं पड़ेगा। जो आपका पूर्वी गोलार्ध है उसमें पड़ रहा है, इसमें नहीं पड़ रहा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो पूरी की पूरी आपका गोला बना है, वृत्त बना है पूरा का पूरा, इसमें क्या है, यहां पर जब सूरज जस्ट उगा है, सूरज बस अभी आया ही है 6 बजे सुबह के, तब भी यहां पर सूरज है। यहां पर करते करते यहां पर 12 बजे हैं, तब भी सूरज है। पूरी धरती घूम गई। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिएगा, पूरी धरती घूम गई यहां से लेकर यहां तक, और ये वाला क्षेत्र और इसके पीछे वाला क्षेत्र आप ऐसे इमेजिन करेंगे ना, धरती पूरी गोल है, धरती पूरी गोल है, बीच में से एक ऐसी जगह है जहां पर आधे में जो प्रकाश है वो नहीं है, आधे में प्रकाश है और ऐसे झुकी हुई है। तो जब ये पूरी की पूरी घूम गई, तब इस पूरे की प्रकाश रेखा पर दिन ही दिन है। कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि इसमें रात आई हो। जैसे आप इसमें ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि धरती पूरी घूम गई है, फिर भी यहां से लेकर यहां तक सूरज है, यहां से लेकर फिर सूरज है, यहां से लेकर फिर सूरज है, और फिर जब पीछे जाएंगे तब भी तो प्रकाश ही सारा का सारा। इसको हम 3D में कल्पना करेंगे ना, तो पूरी धरती का जो ये वाला हिस्सा है, इस वाला हिस्सा, इस पूरे में प्रकाश है। तो ऐसे झुकी हुई धरती है, पूरी घूम भी अगर गई तब भी यहाँ पर आपको जो प्रकाश है वो देखने को मिलेगा। तो 24 घंटे का दिन होता है यहाँ पर। और सही सेम चीज ही आपकी जो ये रेखा है यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर है तब भी रात है, जब ये पूरी घूम रही है तब भी रात है, और जब ये पूरे की पूरी घूम गई तब भी इसकी रात ही रात है। तो 24 घंटे की रात यहाँ पर है। और जैसे जैसे आप 66.5 डिग्री से ऊपर जाते जाओगे, वैसे वैसे जो 24 घंटों के दिन या रात का अवधि है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। कि अभी तो सिर्फ एक दिन, 24 घंटे का दिन बस एक दिन के लिए था, और ऊपर जाओ 70 डिग्री पर जाओ, 24 घंटे का दिन 4 दिन के लिए है, और ऊपर जाओ 24 घंटे का दिन 7 दिन के लिए है, और ऊपर जाओ ध्रुवीय क्षेत्रों में, आपका उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन है, और वही चीज 6 महीने की जो रात है वो है आपके दक्षिणी ध्रुव पे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि धरती झुकी हुई है। अगर धरती झुकी हुई नहीं होती तो हमेशा पूरे साल हर जगह पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती। लेकिन क्योंकि धरती झुकी हुई है तो इस समय पर, ग्रीष्म संक्रांति के समय पर 66.5 डिग्री का अक्षांश रेखा ऐसी है जिसमें पूरे 24 घंटे में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता, क्योंकि धरती पूरी इस तरीके से घूमती है, लेकिन फिर भी प्रकाश पड़ ही रहा है इस पे। तो आपने जब कल्पना करनी है तो इसको ये वाला भी कल्पना करनी है, और इसके पीछे वाला जो क्षेत्र है वो भी कल्पना करनी है, क्योंकि ये आधा गोला इस साइड और आधा गोला उस साइड भी तो है। सूरज तो हर जगह प्रकाश दे रहा है इसे, है ना। तो ये इसकी महत्वता है। कर्क रेखा, मकर रेखा 23.5 ही क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच ही जो सूरज है वो चलता है, और इन्हीं पर लंबवत जो किरणें हैं सूरज की वो साल में 1 या 2 बार देखने को मिलती हैं। ये निर्भर करता है कि आप पूरे के पूरे 23.5 पर ही हैं क्या। अगर आप 23.5 पर ही हैं तो साल में 1 बार, 23.5 दक्षिणी गोलार्ध पर है तो भी साल में 1 बार। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में है तो एक बार सूरज जाते हुए, एक बार सूरज आते हुए लंबवत किरणों को देकर जाता है। और 66.5 पर आर्कटिक गोला या अंटार्कटिक गोला क्यों है? क्योंकि शुरुआत है ये, इसके नीचे कभी भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा 24 घंटे का दिन रहे ही रहे। 22 घंटे के दिनों को 2 घंटे की रात तो होगी, लेकिन 66.5 एक ऐसा अक्षांश रेखा है जिसके ऊपर आपको 24 घंटे का जो दिन है उसकी अवधि धीरे 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 करके बढ़ती रहती है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि धरती अपनी धुरी पर झुकी हुई है और ऐसे घूर्णन करती है, ये इसका कारण है।
तो ये है इन दोनों की महत्वता। और ये है हमारे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं हैं जो कि धरती के केंद्र से किसी भी स्थान तक का कोण बनाती हैं, और उस पूरे वृत्त को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। चाहे वो 10 डिग्री का कोण हो, चाहे वो 20 डिग्री का कोण हो, चाहे वो 90 डिग्री का कोण हो। और वो कोण कहाँ से हम मापते हैं? धरती के केंद्र से। ये था आपका 0 डिग्री का, मैंने पूरा धरती पर ऐसे 0 डिग्री घुमा दिया था, तो वो सारे जो क्षेत्र जो धरती के केंद्र से 0 डिग्री का कोण बना रहे हैं वो भूमध्य रेखा कहलाते हैं। वही कोण आपका 10 मैंने बनाया था, 10 का पूरा मैंने ये बनाया कोण, और ये पूरा वृत्त बन गया, तो ये 10 डिग्री का अक्षांश रेखा है। तो सेम इस तरीके से करते 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 हम लोगों ने बहुत सारे जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कल्पना की हुई है। और 1 डिग्री का जो दूरी है उसको हम कहते हैं कि इसका दूरी 111 किलोमीटर है। ये बात सही है हमारी। अब चलते हैं आगे, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो धरती है वो सूरज के चारों तरफ परिक्रमण करती है। जब सूरज के चारों तरफ वो परिक्रमण करती है तब बनते हैं हमारे मौसम, तब बनती हैं हमारी ऋतुएं। ऋतुएं कैसे बनती हैं? देखिए जरा, अगर हम देखें इसको, ये है आपका सारा का सारा धरती का परिक्रमण। ये है आपका समय जब है आपका 22 दिसंबर, ये है 22 जून, ये है 22 सितंबर, ये है आपका 22 मार्च। अब ध्यान से देखिएगा, धरती घूम तो ऐसे रही है, धरती झुकी हुई है अपनी धुरी पर ऐसे, तो ये है आपकी धुरी जो मैं बना रही हूं, ये वाली, ये है भूमध्य रेखा पर। देखो, भूमध्य रेखा पर अभी भी बिल्कुल ही भूमध्य रेखा को 2 भागों में बिल्कुल समान तरीके से बांट रही है ना। तो यहाँ पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की जो रात है वो होती है। अगर आप ऊपर देखो तो इस रेखा को, ये है आपकी 23.5 की कर्क रेखा, इसमें ये इसको बिल्कुल, अगर हम इसको ऐसे लेकर जा रहे हैं तो ये आपकी आधी से कम तो है प्रकाश में, आधी से ज्यादा है वो अंधेरे में। इसका मतलब यहाँ पर 14 घंटे की तो रात है और सिर्फ 10 घंटे का दिन है। ऐसे करते करते आप ऊपर जाओ, यहाँ पर आप पहुंच जाओ, ये सारा का सारा कौन सा आपका अक्षांश रेखा है? ये है 66.5 का। 66.5 से अगर आप देखो तो सारा का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अंधेरे में है, पीछे वाला साइड भी अंधेरे में ही होगा, तो 24 घंटे का यहाँ पर रात है। तो 22 दिसंबर को जो आपका अक्षांश रेखा 23.5 मकर रेखा है, इसके ऊपर पड़ती है सूरज की लंबवत किरणें, और यहाँ पर होता है सबसे बड़ा दिन। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में होती है उस टाइम पर सर्दी, क्योंकि वो जो क्षेत्र है सूरज से हल्का सा उस साइड झुका हुआ है, उस तरफ झुका हुआ है, तो जो सूरज की किरणें आती हैं वो कम गति और बहुत ज्यादा लंबवत किरणों के साथ नहीं आती, इसीलिए वहां पर सर्दी होती है। जो भी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका हुआ होता है वहां पर होती है गर्मी। ये बात सही है हमारी। अब आओ जरा आप इस साइड, 22 दिसंबर से फिर आता है आपका 22 मार्च। 22 मार्च को धरती है ऐसे, जिसमें लंबवत किरणें कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर पड़ती हैं आपकी लंबवत किरणें। आपने करना है इसको ऐसे इमेजिन, ये वाला। तो आधा तो ये जो है वृत्त का आधा हिस्सा तो यहाँ है, आधा पीछे की तरफ है, वहां पर तो रात होगी ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा सूरज के बिल्कुल सामने लगा हुआ है। तो जब पूरा का हिस्सा सामने लगा हो तो पीछे वाले पर अंधेरा है। हर जगह पर इसका भी आधा यहाँ पर है, आधा यहाँ पर है, आधा यहाँ पर है, और आधा आधा पीछे पीछे है पूरे वृत्त का। तो हम ये कह नहीं सकते कि पूरे विश्व में जब 22 मार्च या 22 मार्च का जब समय होता है तब पूरा का पूरा जो विश्व है उसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि आधा जो हिस्सा है पूरे धरती का वो तो है सूरज के सामने, तो 12 घंटे का दिन, पीछे 12 घंटे की रात। इस बात से हम सहमत हैं सारे के सारे, है ना। अगर आप थोड़ा सा और आगे आओ इस साइड, ये है जब आपका उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है सूरज के बिल्कुल ऐसे इसकी तरफ। ये देखो दोबारा से भूमध्य रेखा पर बिल्कुल बीच में से लाइन गुजर रही है, तो 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन।
सही बात है। ऊपर जाओ, यहाँ पर आपको ज्यादा जो लंबाई है वो दिन के समय दिख रही है और कम ही है जो रात के समय है। इसका मतलब यहाँ पर दिन लंबा होगा, रात छोटी होगी। आपने जब कल्पना करनी है तो आपने इस पूरी धरती को ऐसे गोल समझ के करनी है। अगर ये मैंने आधा हिस्सा दिखाया है तो आधा हिस्सा वहां पर भी है, आधा हिस्सा अगर यहाँ पर तो इसके पीछे भी आधा हिस्सा है। पूरा वृत्त बनाना है आपने, है ना, तभी बात समझ में आएगी आपको मेरी। तो यहाँ पर है आपका बहुत बड़ा दिन और छोटी रातें। ये है आपका, देखिए जरा, 66 डिग्री, 66 डिग्री का यहां से लेकर यहां तक है सारा दिन है यहाँ पर। इसके पीछे भी क्या होगा, दिन ही होगा, है ना, क्योंकि धरती से झुकी हुई है। इसके पीछे वाला भी जो क्षेत्र है उसमें भी दिन ही दिन है। इसका मतलब 66.5 उत्तरी गोलार्ध की ऐसी एक अक्षांश रेखा जहां पर 24 घंटे का दिन होता है। ऊपर जाओ, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर ये पूरा अगर धरती घूम भी गई, अगर धरती पूरा घूम भी गई तब भी यहाँ पर 6 महीने, यहाँ पर पूरे 24 घंटे का दिन होगा, है ना, क्योंकि देखो हर जगह प्रकाश के समय पर ही है। धरती घूम भी गई तो भी हमेशा घूमते घूमते भी सन का प्रकाश तो इस पर पड़ ही रहा है ना। तो 6 महीने का दिन यहाँ पर होता है। अगर आप 66.5 से ऊपर की तरफ जाओगे तो 24 घंटे के दिनों की जो अवधि है वो बढ़ती रहती है, 1 दिन से लेकर 6 महीने तक। बीच में 2 महीने ऐसे होंगे किसी जगह पर जहां पर पूरा 24 घंटे का दिन होगा, बाकी टाइम पर 24 घंटे का दिन नहीं होगा, 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी, ऐसे ऐसे करके जो है बनता चला जाता है काम। तो और नीचे की तरफ आओ तो अब इसमें भी क्या है, जो ये वाला हिस्सा आप यहाँ पर कल्पना कर रहे थे, इसके पीछे वाला हिस्सा यही है ना। तो ये है आपका ये वाला हिस्सा, उस साइड नजर आ रहा होगा आपको, उस तरफ सेम ही चीज है कि आपकी लंबवत रेखाएं जो हैं वो पड़ रही हैं भूमध्य रेखा पर। सेम यहाँ पर भूमध्य रेखा पर लंबवत रेखाएं पड़ रही होंगी, उस साइड की तरफ आप इमेजिन करो, उस तरफ आप कल्पना करो एक बार, है ना। तो सेम वही चीज कि उस साइड 12 घंटे का दिन, यहाँ 12 घंटे की रात, उस साइड 12 घंटे का दिन, यहाँ 12 घंटे की रात। तो ये भी कौन सा समय है जब पूरे विश्व में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। ये हमारे को बातें समझ में आती हैं कि 22 दिसंबर से लेकर 22 मार्च, 22 सितंबर से 22 जून से 22 सितंबर जो धरती है वो ऐसे ऐसे घूमती है। और इस समय दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में है गर्मी, उत्तरी गोलार्ध में है सर्दी। यहाँ पर 22 मार्च दोनों में 12 घंटे दिन, 12 घंटे की रात है। इसका मतलब मौसम ठीक ठाक सा ही है हर जगह, कोई ऐसी बहुत गर्मी सर्दी नहीं है। 22 जून आ जाओ, उत्तरी गोलार्ध में बहुत गर्मी है। उत्तर प्रदेश में, आपके पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में इतनी गर्मी होती है जून में। वो क्यों होती है? क्योंकि सूरज नाराज नहीं है हमसे। सूरज नाराज नहीं होते हुए हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है वो झुका हुआ है धरती का सूरज की तरफ, इसीलिए सजा मिलती है उस चीज की, हमें इतनी गर्मियों को झेलना पड़ता है हमें। तो ये है कारण असली, इसके पीछे वैज्ञानिक एक कारण है जो मैंने आपको भी जस्ट बताया। तो ये बात सही है हमारी। 22 जून को लंबवत रेखाएं हैं सूरज की कर्क रेखा पर। 22 जून को लंबवत रेखाएं हैं कर्क रेखा पर, देखो बिल्कुल सीधी पड़ रही है। 22 सितंबर को लंबवत रेखाएं हैं भूमध्य रेखा पर। दिसंबर में लंबवत किरणें हैं सूरज की मकर रेखा पर, और यहाँ पर भी भूमध्य रेखा पर ही है। ये निकलता है पूरा इसका निचोड़। तो अगर मैं कहूँ कि धरती पर दिन रात क्यों बनते हैं, तो धरती पर दिन रात बनते हैं धरती के घूर्णन की वजह से। धरती पर दिन रात की लंबाई ज्यादा या कम क्यों होती है? तो पहली बात तो घूर्णन की वजह से, और दूसरा धरती के झुकाव की वजह से। धरती पर ऋतुएं क्यों बनती है? ऋतुएं इसलिए बनती क्योंकि धरती एक तो झुकी हुई है, और झुकी हुई होने के साथ साथ सूरज के चारों तरफ घूमती भी है। तो परिक्रमण और झुकाव धरती पर ऋतुओं के बनने का कारण है। तो ये तो है सारी महत्वताएं आपकी अक्षांश रेखाओं की। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। अब हम पढ़ते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं हैं भूमध्य, ये मैंने धरती को 2 भागों में बांट दिया था। इसका ये जो प्लेन वाला क्षेत्र था उसके केंद्र से लेकर मैंने ऐसे ऐसे कोणों पर सर्कल बनाए थे, वृत्त बनाए थे। ठीक बात है। अब देखो जरा देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की आपने ध्यान रखनी है कि कोई भी जगह धरती पर 0 डिग्री का देशांतर रेखा बन सकती थी। जैसे आपने धरती को बीच में से ऐसे काटा था, अब धरती को आप काटिए ऐसे
ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। हर जगह जो वो चाकू आप लगा रहे हैं धरती पर, अगर वो बिल्कुल धरती के केंद्र में से गुजरता है तो धरती को 2 भागों में बांटता है वो। अगर आप इसको देखें तो आप धरती को यहाँ से और यहाँ से भी भागों में बांटे तो भी समान भागों में बटेगी। अगर यहाँ से और यहाँ से बांटो तो भी 2 भागों में बटेगी समान। अगर यहाँ से और यहाँ से बांटो तब भी क्या है, 2 भागों में बटेगी, ये वाला और ये वाला। यहाँ से बांटो तो भी ये वाला और ये वाला बिल्कुल समान भागों में बटेगी, है ना। तो कहने का मकसद ये है कि धरती पर कोई भी जो देशांतर रेखा थी वो हम 0 डिग्री मान सकते थे, लेकिन हमने क्या माना, हमने 0 डिग्री उसको माना जहां पर जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने इसकी खोज करी थी। ब्रिटिश के टाइम पर जो लोग ब्रिटेन में रहते थे वहां पर ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी थी, वहां पर ऑब्जर्वेटरी में वहां पर पूरी खोज की गई। तो क्योंकि वो वाला एरिया, वो वाला क्षेत्र जो है माना गया कि यहाँ से 0 डिग्री पास करनी चाहिए, गुजरनी चाहिए, तो वही क्षेत्र बन गया जिसको हम लोग ने 0 डिग्री मान लिया। जो क्या है देखो जरा, ये भी धरती के केंद्र से लेकर ये है आपका 0 डिग्री का, जैसे वो बिल्कुल हम लोगों ने बीच में से काटी थी, इसको हम लोगों ने बिल्कुल बीच में से काट दिया ऐसे, है ना। तो वहां पर हमने क्या बोला कि कोई भी 1 डिग्री ले लो जिसको 0 कहना हो, मेरे को 0 कह लिया। उसके बिल्कुल पीछे कौन सी डिग्री होगी आपकी, 180 डिग्री कौन सी होगी। जैसे आप समझो कि ये पूरा का पूरा पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये है आपकी 0 डिग्री, इसके बिल्कुल पीछे होगी 180 डिग्री, है ना। क्योंकि यहां से पूरा धरती क्या है, पूरे धरती का कितना डिग्री कोण है, 360 डिग्री। स्फेयर है ना धरती, तो स्फेयर में क्या होता है, गोलार्ध में क्या होता है, गोलार्ध में होता है कि 360 डिग्री का कोण बिल्कुल कुल होता है, कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। आधा हिस्सा 180 डिग्री, आधा हिस्सा 180 डिग्री, तो 0 डिग्री के पीछे 180 डिग्री है, 1 डिग्री के पीछे 179 डिग्री है, 5 डिग्री के पीछे 175 डिग्री है। देख पा रहे हैं आप इसको, इसमें 0 डिग्री के बिल्कुल पीछे 180 डिग्री है, 20 डिग्री के पीछे बिल्कुल आपका 160 डिग्री है, 40 डिग्री के बिल्कुल पीछे आपका 140 डिग्री है। तो दोनों का जो कुल जोड़ है वो 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि पूरी धरती को हमने 360 डिग्री में बांटा है और वो बटेगी, क्योंकि गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो कायदे से कोई भी कोण 0 डिग्री का माना जा सकता था, और जो 0 डिग्री 180 डिग्री की हम बात कर रहे हैं वो भी धरती को ऐसे वर्टिकल दिशा में आधे आधे हिस्सों में बांट देती है। इन्हें हम कहते थे देशांतर रेखाएं। ये बात सही है। तो देशांतर रेखाओं की खास बात एक ये है, जैसे भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती थी पूरे धरती को, वैसे ही 0 और 180 डिग्री की जो ये लाइन है, ये जो रेखा है, वो धरती को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित कर देती है। तो इस बात का हम खास ख्याल रखेंगे कि हम अक्षांश की बात करें, देशांतर की बात कर रहे हैं, धरती को बीच में से काटना है, धरती को ऐसे मध्य से काटना है वर्टिकली, तो ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये तो होगी आपकी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं के बारे में ध्यान से देखो जरा। जैसे अक्षांश रेखाएं, पहले वाला वृत्त बड़ा था, फिर छोटा वृत्त, उससे छोटा वृत्त, फिर उससे छोटा वृत्त, ऐसे ही था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। पूरी धरती को मैंने ऐसे ऐसे लाइनें बनाई, ऐसी ऐसी रेखाएं बनाई हैं, ऐसे बनाई है, ऐसे बनाई है, ऐसे बनाई है, हर जगह ऐसे ऐसे बनाई है। इन सब की जो लंबाई है वो बिल्कुल समान है। देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो बिल्कुल समान है। और जैसे अक्षांश रेखाएं दूसरे को काटती नहीं थी, ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ऐसे ही बनती रहती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे को आपस में यहाँ पर आकर मिलती हैं, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, और इनकी जो बीच में से चौड़ाई है वो सबसे ज्यादा होती है कहाँ, जब ये इक्वेटर के पास होती है। देखिए जरा, ये पूरी देशांतर रेखा है और ये दूसरी देशांतर रेखा है, ये मिल रही है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर, और जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है वहां पर इनके बीच का जो ये दूरी है ये सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे इनकी बीच की जो दूरी है वो घटनी शुरू हो जाती है। ये कुछ खास बातें हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाओं की सबसे बड़ी महत्वता ये है कि उन्हें हम प्रयोग में लेकर आते हैं किसी भी जगह का समय पता करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ समय को पता करने के लिए ही हम लोगों ने क्या किया है, इस पूरे की पूरे अवधारणा को जागृत किया है।
जैसे हमें ये पता है कि हम लोगों को कोई भी एक ऐसा कोण हो सकता था जिसको मैं 0 डिग्री मान सकती थी। मैंने इसलिए माना क्योंकि यहाँ से आपका जो ब्रिटेन में आपका जो ग्रीनविच जगह है वहाँ से गुजरती है, क्योंकि वहाँ पर लेबोरेटरी है जहाँ पर पूरी खोजें की गई थी। ठीक बात है। उसके बिल्कुल पीछे 180 डिग्री और ऐसे करते 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 पूरा आपका 360 डिग्री है। चलो ये बात ठीक है। ये देखो जरा, इसमें क्या हम ये सा इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, ये है आपकी 0 डिग्री का ये प्राइम मेरिडियन लिखा है। प्राइम मेरिडियन कह लीजिए, आप इसको कह लीजिए प्रधान मध्याह्न, इसे हम कहते हैं प्रधान मध्याह्न। इसके पीछे की जो 180 डिग्री की रेखा है उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब आप इसको कल्पना कीजिए, ये 0 डिग्री की आपका कोण है, इसके पीछे कौन सा होगा 180 डिग्री का, फिर ये है आपका 10 डिग्री का, ये फिर 20 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ऐसे करते 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 पूरे हमने कोण बना दिए। और कहाँ तक पहुंचे वो, ये पूरा है आपका पश्चिमी गोलार्ध। ये पश्चिमी गोलार्ध है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री, और ये है पूरा यहाँ से लेकर पीछे तक भी 180 डिग्री। ये हमने बात करी। अब अगर हम कहें, मैंने ये बोला कि धरती को अपनी धुरी पर घूमने में समय टोटल 24 घंटे लगते हैं, और अगर मैं कहूँ कि 360 डिग्री घूमने में धरती को लगते हैं 24 घंटे, क्योंकि पूरा का पूरा स्फीयर है तो पूरा घूम गया है धरती, 24 घंटे में घूम गया, तो इसका मतलब 360 डिग्री का कोण बना लिया इसने, पूरा घूम गया 360 डिग्री तक। 1 डिग्री घूमेगा, ये 24 घंटे को हम कर देते हैं विभाजित 360 से, ये तो है आपके 24 घंटे। ये हो गया आपका 1/15 घंटे। 1/15 घंटे को अगर मैं ऐसे लिखूं कि 60 मिनट और नीचे 15, इसका मतलब 4 मिनट। इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री घूमने में धरती को लगते हैं 4 मिनट का समय। इसका मतलब अगर 0 डिग्री से आपको 1 डिग्री जाना है तो 4 मिनट का समय जो है आपको ज्यादा लगेगा। अब वो लगेगा कैसे, वो देख लेते हैं कैसे लगेगा। क्योंकि जो धरती है, हमें पता है धरती घूम रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ। देखिए जरा, यहां से घूम रही है आपकी धरती, ऐसे पश्चिम से पूर्व घूम रही है। ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका के यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका आपका पूर्व में था, दक्षिण अमेरिका आपका पश्चिम में है। ऐसे करते 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 ही धरती पूरी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व। सही बात है। अगर आप देखो, ये आपका मैंने ये वृत्त बनाया है जहां पर यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर सूरज का प्रकाश है, यहाँ पर सूरज का प्रकाश नहीं है। क्या आपको इसमें ये चीज नजर आ रही है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर सूरज पहले निकल रहा है और फिर निकल रहा है आपका ये मेडागास्कर और ये अफ्रीका, फिर आपका दक्षिण अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया में पहले सूरज निकल रहा है और फिर उसके पीछे 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 अफ्रीका आया, उसके पीछे दक्षिण अमेरिका आया, दक्षिण अमेरिका के फिर पीछे आपका फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। इसका मतलब अगर धरती पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है तो जो पूर्वी क्षेत्र है वहां वो हमारे साथ टाइम में, समय में थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि वहां सूरज पहले निकल जाता है ना। तो ऐसे कर करके हमने क्या देखा है कि अगर हम देखें, ये पूरा जो नक्शा है मैंने पूरा धरती का ऐसे खोल दिया। धरती ऐसे गोल होती है लेकिन मैंने पूरा नक्शा ऐसे खोल दिया। ये है आपका 0 डिग्री, ये आपका करते 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 हम पहुंच गए 179 डिग्री तक, यहाँ हम पहुंच गए 179 डिग्री तक। ये है आपका पश्चिमी गोलार्ध, ये है आपका पूर्वी गोलार्ध, है ना। अगर आप इस 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न से जाते हैं पश्चिम की तरफ तो समय आपका घटता है, क्योंकि धरती घूम रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ। पूर्व में सूरज पहले निकला है, तो जो जहां पर सूरज पहले निकलेगा वहीं पर ही 6 बजेंगे हमारे। सूरज जब निकलेगा तब 6 बजेंगे, सूरज जब नहीं निकलेगा तो 6 नहीं बजेंगे, चाहे आप कहीं पर ही कहीं क्यों ना रह रहे हो। यहाँ पर जब हम पीछे की तरफ जाएंगे पश्चिम में तो समय घटेगा, क्योंकि धरती पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। अगर हम इसके पूर्व में जाएंगे तो धरती जो है वो ऐसे घूम रही थी तो समय इसका बढ़ेगा।
है ना, क्योंकि यहाँ पर आप आगे जाते जाओ, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सूरज पहले ही निकल चुका है। जब यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं तो यहाँ पर तो सुबह के 10 बजे हैं, क्योंकि अभी ये क्षेत्र और उस साइड घूमना बाकी है, जब सूरज की किरणें बिल्कुल लंबवत होंगी इस पे। यहाँ पर तो 8 ही बजे हैं, यहाँ पर अभी 6 बजे हैं। तो ऐसे करते करते, क्योंकि धरती जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, इसीलिए समय में अंतर आता है। अगर आप पश्चिम तरफ जाओगे तो समय घटता है, आप आगे की तरफ जाओगे पूर्व की तरफ तो समय बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम क्या बात करते हैं, मैंने बोला प्रधान मध्याह्न पर दोपहर के बजे हैं 12, तो मुझे बताओ जरा 0 डिग्री से आगे 15 डिग्री पश्चिम में और 15 डिग्री पूर्वी जो गोलार्ध में क्षेत्र हैं वहां पर कितने बजे होंगे? तो कितने बजे होंगे वहां पे? अगर मैं कहूं कि 1 डिग्री को घूमने में धरती को लगते हैं 4 मिनट, तो 15 डिग्री उसको घूमना है, अभी और घूमेगी तो उसको कितने मिनट लगेंगे? 60 मिनट। 15 इंटू 4 60 मिनट। तो 60 मिनट जो है ये धरती, ये वाला क्षेत्र इस वाले क्षेत्र से पीछे चल रहा है। इसका मतलब यहाँ कितने बजे होंगे? सुबह के 11 बजे होंगे। और ये जो क्षेत्र है जो 15 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में है, वो समय से हमसे आगे चल रहा है, क्योंकि वहां सूरज पहले ही निकल चुका है, वहां पर सूरज पहले ही आ चुका है। तो ये हमसे 60 मिनट क्या होगा आगे? 15 डिग्री मतलब 15 इंटू 4, 15 गुणा में 4, 60 मिनट। तो यहाँ पर बज रहे होंगे दोपहर के 1 PM। तो ऐसे करते करते, क्योंकि धरती यहाँ से ऐसे घूम रही है, तो यहाँ सूरज पहले निकलता है, तो यहाँ पर समय आगे चलता है, फिर समय चलता है पीछे, और समय चलता है और भी पीछे अगर हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो ये कारण है। अगर धरती उल्टी घूम रही होती, अगर धरती पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रही होती तो बिल्कुल उल्टा होता, है ना। अगर धरती 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री वेस्ट और ये 15 डिग्री आपका पूर्वी, ये पश्चिमी, ये आपका पूर्वी गोलार्ध। यहाँ पर अगर दोपहर के 12 बजे होते और धरती घूम रही है ऐसे, इसका मतलब यहाँ पर समय पहले चल रहा है, यहाँ पर सूरज पहले ही निकल चुका था, तो यहाँ बज रहे होते दोपहर के 1 बजे और यहाँ पर भी सूरज आना बाकी है, और तो वही इस साइड आ रहा होता तो यहाँ पर बज रहे होते अभी 11 AM। तो धरती के पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमना ही सबसे बड़ा कारण है कि धरती पर जो समय है वो पूर्व में जाते टाइम बढ़ता है और पश्चिम में जाते टाइम आपका घटता है। अगर आपको किसी भी जगह का समय पता है, मैं कह देती हूँ, मान लीजिए आप हैं 15 डिग्री पश्चिम पे, मुझे बताओ कि बताइए 45 डिग्री पश्चिम पे क्या समय हो रहा होगा? तो 15 डिग्री पर है, मान लेते हैं दोपहर के 12 बजे। 15 डिग्री 45 डिग्री में कितने डिग्री का फर्क है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री मतलब 30 इंटू 4 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो ये 2 घंटे क्या चल रहा होगा? क्योंकि पश्चिम में ज्यादा टाइम हम समय को घटा देते हैं ना, तो यहाँ पर बज रहे होंगे सुबह के 10, क्योंकि धरती घूम रही है ऐसे। यहाँ पर अगर 45 डिग्री होता आपका पूर्व, 15 डिग्री पश्चिम है और ये 45 डिग्री पूर्व है, तो टोटल कितना कोण है? 15 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक 15, फिर 0 डिग्री से 45 डिग्री, तो टोटल कितना कोण हो गया? 60 डिग्री पीछे हैं ये वाले हमसे, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में 60 डिग्री है। 60 डिग्री मतलब है आपका 60 इंटू 4 24, 240 मिनट मतलब 4 घंटे। तो ये अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो यहाँ पर शाम के 4 बज रहे होंगे, 4 PM, है ना। सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब हो रहा है कि धरती घूम रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगर धरती नहीं घूम रही होती तो एक जगह पर हमेशा दिन होता, एक जगह पर हमेशा रात होती। लेकिन धरती घूम भी रही है, धरती को परिक्रमा भी करनी है, धरती को सब करना है। अगर धरती को सब करना है तो फिर हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो धरती पे दिन रात भी बनेंगे, दिन की लंबाई कम भी होगी, दिन की लंबाई ज्यादा भी होगी, ऋतुएं भी बनेंगी। तो ये सब चीजें क्यों हो रही? क्योंकि धरती घूमती भी है, परिक्रमा भी करती है, सब करती है। इसीलिए जो सिलेबस है हमारा इतना बढ़ा हुआ है। धरती अगर नहीं घूम रही होती तो सिलेबस थोड़ा होता है हमारा ज्योग्राफी का, भूगोल का, है ना। तो लेकिन आपको जो अवधारणा है वो समझानी बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से मैं ऐसी आशा करती हूँ कि जो कंसेप्ट है, जो अवधारणाएं हैं, आपको समझ में आई होंगी कि अगर आपको किसी भी जगह का समय पता है तो आप किसी और जगह का समय पता लगा सकते हैं, अगर उसका आपको देशांतर पता है तो। बस क्या करना है, पूर्व की तरफ जाओगे तो जोड़ देना है समय,
पश्चिम की तरफ जाओगे तो घटा देना है समय। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धरती घूम रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ। उल्टा करते हैं अगर उल्टी घूम रही होती तो। ये बात सही है। तो 0 डिग्री के पीछे है आपकी ये प्रधान मध्याह्न से पीछे है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए अब आप उसको सही तरीके से कल्पना कर पाएंगे। ये आगे वाली जगह दिखा रखी है, ये पीछे वाली जगह दिखा रखी है, जो डॉट डॉट दिखा रखा है ना आपको। तो ये है आपका पीछे वाला, जो धरती पीछे की तरफ है। धरती पूरी गोल है ना, धरती बस एक साइड नहीं है आपने देखनी, पूरी धरती को कल्पना करनी है आपने। ये बात सही है हमारी। तो देशांतर रेखाओं का सबसे जो बड़ा महत्व है वो है आपका कि समय का पता हम लोग लगा सकते हैं किसी भी जगह पर हम क्यों ना हो। एक तो ये, दूसरा इसमें क्या है ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पता लगाते हैं। मैं आपको एक, आप कह लो कि होमवर्क देती हूँ। होमवर्क क्या है, अभी डिस्कस ही कर रहे हैं। मैं आपको बोलती हूँ कि अभी 0 डिग्री पर बज रहे हैं दोपहर के 12 और समय जो तिथि है वो है, मान लेते हैं 1 जनवरी। 1 जनवरी। मैं आपसे पूछती हूँ कि 179 डिग्री पूर्वी में और 179 डिग्री पश्चिम में कितना समय हो रहा होगा? अगर आप निकालो तो 180 डिग्री पर होते हैं 12 घंटे। 180 इंटू आप 4 करोगे तो 12 घंटे निकलकर सामने आते हैं। अगर मैं 1 डिग्री कम कर दूं, इसका मतलब 11 घंटे 56 मिनट है ना। 180 डिग्री के 12 घंटे और 179 के 11 घंटे 56 मिनट। अगर मैं पूर्व में जाऊंगी तो मैं 11 घंटे 56 मिनट ऐड करूंगी, जमा करूंगी, क्योंकि धरती इस साइड घूम रही थी। तो यहां पर बज रहे हैं 11:56 PM रात के। तिथि क्या है? तिथि वही है 1 जनवरी। यहां आ जाइए, यहां पर भी 11:56 मुझे क्या करने हैं? घटाने हैं, क्योंकि यहां पर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर कितने बजे होंगे? सुबह के 12:04 AM। सुबह के 12:04, रात में, मतलब दिन नया शुरू हुआ है बस अभी। तिथि क्या होगी? 1 जनवरी ही। तीनों जगहों पर 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी ही है। ये समय यहाँ पर 12 PM है, यहाँ पर 11:56 है। यहाँ पर जस्ट आपका जो दिन है वो खत्म होने जा रहा है। यहाँ पर दिन अभी बस शुरू हो रहा है 179 डिग्री पश्चिम पर। ये बात सही है। क्या आप इस बात को कल्पना कर सकते हैं कि ये जो पूरा धरती है, ये जो मैंने बनाया है, ये तो है 0 डिग्री। 0 डिग्री का ये वाला है आपका पश्चिमी गोलार्ध और ये वाला है आपका पूर्वी गोलार्ध। सही बात है। क्या मैं, अगर इसके पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूं तो क्या मेरे लिए ये वाला जो है ये पूर्वी गोलार्ध नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर रहे हैं। और इसके बजाय इसके साइड में जो है, क्या ये मेरे लिए पश्चिमी गोलार्ध नहीं है? एक बार दोबारा बताती हूँ। ये है आपका 0 डिग्री का प्रधान मध्याह्न। इसके अगर आप इस साइड जाओगे तो ये पश्चिम गोलार्ध की तरफ जाएगा पूरा, और इसके ही यहाँ पर है पूर्वी गोलार्ध। ये 0 डिग्री से आप बिल्कुल उल्टा जा रहे हैं 180 डिग्री। ऐसे ही बना रहे थे हम पूरे देशांतर रेखाओं को। तो अगर मैं अभी यहाँ पर हूँ 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर मैं खड़ी हूँ, तो क्या मेरे लिए ये वाली जगह पूर्वी गोलार्ध है और ये वाली जगह पूरी की पूरी पश्चिमी गोलार्ध है? सही बात है। तो क्या हम इस बात को सही मानते हैं कि जो गोलार्ध 0 डिग्री के लिए पश्चिम है, जो 0 डिग्री के लिए पश्चिमी गोलार्ध है, वही चीज, वही वाला सारा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर खड़े व्यक्ति के लिए पूर्वी गोलार्ध है? ये हम बात मानते है ना। तो अगर मैं 0 डिग्री का बना रही थी तो ये 169 डिग्री पश्चिम, 169 डिग्री पूर्व, ये मैंने बनाया। अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये मैंने बनाया 180 डिग्री की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये मैंने बनाया 179 डिग्री और ये मैंने बनाया 179 डिग्री। ठीक बात है। मैंने यहां पर लिखा था 179 डिग्री पूर्व, क्योंकि जो ये वाला क्षेत्र था ही पूर्व में 0 डिग्री के, तो लेकिन जो 179 डिग्री पूर्व 0 डिग्री के लिए था, 180 डिग्री के लिए वो क्या होगा? पश्चिमी गोलार्ध। तो 179 डिग्री जो पूर्व है वो कहां पर होगा? इसके पश्चिम में, और यहां पर होगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। ये क्यों मैंने बताया है आपको? क्योंकि धरती पर आपने 0 डिग्री पर खड़े होकर देखना है, वहां पर पूर्वी, यहां पर पश्चिमी। यहां पर
0 यहाँ पर 180 डिग्री, ये इसका पूर्वी, ये इसका पश्चिमी, ये इसका पूर्वी, दोनों के बिल्कुल अलग अलग है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर 0 डिग्री में पूर्व लिखा है, यहाँ पर पश्चिम लिखा है। लेकिन जब मैंने 180 डिग्री लिखा यहाँ पे, तो यहाँ मैंने पूर्व लिखा, यहाँ मैंने पश्चिम लिखा। अब समय मैंने आपको बताया था, पूर्व में कितना हो रहा था, पूर्व में हो रहा था 11:56 PM और तिथि थी आपकी 1 जनवरी। ये था आपका 12:04 AM, तिथि भी थी 1 जनवरी। सही बात है। ये 180 डिग्री का है पश्चिमी क्षेत्र, ये 180 डिग्री का पूर्वी क्षेत्र है ना। अगर हम मान लेते हैं फ्लाइट में बैठ गए, हम एरोप्लेन में बैठ गए, मैं चली गई यहाँ से यहाँ तक, मुझे लगे यहाँ तक उड़ते उड़ते 10 मिनट, है ना। मैं निकली थी यहाँ से 11:56 मेरी घड़ी में बज रहे थे अभी रात के। जैसे ही मैं यहाँ पहुंची, उस समय क्या हो गया, 12:04 AM हो गया, उसी जगह का 1 जनवरी का ही। 1 जनवरी के 11:56 PM हो रहे थे, यहाँ पर 1 जनवरी के 12:04 AM हो रहे थे। यहाँ पर ये दिन खत्म हो रहा था, अभी बस 4 मिनट बाद 2 जनवरी आ जाएगी, और यहाँ पर अभी बिल्कुल समय, ये दिन शुरू ही हुआ है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे 1 जनवरी का जो दिन है दोबारा जीने को मिल गया, अगर मैंने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लिया? तो 1 जनवरी दोबारा से जी लूंगी मैं। तो अगर मैं पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हूँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करते हुए, तो मुझे अपनी जिंदगी का 1 दिन और ज्यादा मिल जाता है। सही, 1 जनवरी मुझे दोबारा जीने को मिल जाएगी। अगर मैं जाती हूँ पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ, तो 12:04 AM, अभी बस दिन शुरू ही हुआ है, और जब मैं यहाँ पहुंची तो दिन बिल्कुल खत्म होने वाला था। तो मेरी जिंदगी का जो 1 जनवरी था वो तो गायब ही हो गया। तैयारी का 1 दिन कम रह गया हमारा, मैप करने थे मुझे, उसमें मुझे इतनी चीजें पढ़नी थी, मैं नहीं पढ़ पाई। तो अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करती हूँ पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो मुझे 1 दिन का घाटा हो जाता है और मैं 1 दिन कम जीती हूँ, ऐसा लगता है। बस तिथियां तो चेंज हो रही हैं, तिथियों में ही तो परिवर्तन आ रहा है ना। तो ये बहुत अच्छा अवधारणा है इसमें कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रॉस करोगे तो आपको जिंदगी का 1 दिन और मिल जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें। और अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको 1 दिन घाटे में रहोगे आप। तो इसीलिए कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जब भी कोई क्रॉस करता है तो 1 दिन कम हो जाता है, 1 दिन ज्यादा हो जाता है। वो ये निर्भर करता है कि वो पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं या पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं। इतनी बात हमें समझ में आई। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की अवधारणा की जो तिथियां हैं वो कैसे एकदम से चेंज हो जाती हैं। आपको बस कल्पना ऐसी करनी है कि जैसे हम लोगों ने इसमें देखा, मैंने आपको इसमें दिखाया कि ये तो है आपका 0 डिग्री का प्राइम मध्याह्न। प्राइम मध्याह्न से अगर मैं यहाँ जा रही हूँ तो ये तो आपका पश्चिमी है, पश्चिमी क्षेत्र इसका, और ये इसका पूर्वी क्षेत्र। लेकिन जो इसके पीछे की जो लाइन है, इसके पीछे की जो ये लाइन है, इसके पीछे की जो लाइन है, ये जो पूर्वी क्षेत्र, ये 0 डिग्री के लिए था, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के लिए ये पश्चिमी क्षेत्र है, और ये आपका पूर्वी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से यहाँ इसका पूर्व है। उस साइड से अगर आप खड़े होकर देखो तो ये पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। ठीक बात है। तो इसी की कल्पना के साथ आपका ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, जो टॉपिक है कि पृथ्वी की गतियां कैसे हैं, घूर्णन होता है, दिन रात बनते हैं, दिन रातों की लंबाई कम ज्यादा होती है, परिक्रमा करती है धरती चारों तरफ सूरज के, ऋतुएं बनती हैं, प्राइम जो आपका प्रधान मध्याह्न है उसका क्या महत्वता है, उसका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की क्या महत्वता है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं। दूसरा, अगर मैं एक और चीज इसमें देखूं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, ये अगर आप देखो ना तो ये बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं है। अगर आप इसको देखोगे ना तो ये ऐसे 0 डिग्री के पीछे ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं है, बिल्कुल पीछे सीधी नहीं है, ये है थोड़ी सी ऐसे जिगजैग। इसको मैं बना लेती हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ऐसे नहीं है, ये ऐसे ऐसे है, 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है। ठीक बात है। तो 180 डिग्री क्या है इसमें, ये जिगजैग क्यों है? क्योंकि एक ही देश के बहुत सारे जो द्वीप हैं वो यहाँ वहां तक फैले हुए थे। अगर ये रेखा सीधी होती, सीधे होने की वजह से एक ही देश के 2 द्वीपों में जो तिथि है वो बिल्कुल अलग अलग होती,
तो बस एक राजनीति सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोगों ने इस रेखा को ऐसे जिगजैग कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, सीधी नहीं बनाई, ताकि एक ही देश के जो अलग अलग द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं उनमें सेम ही तिथि हो, सेम ही समय हो रहा। सही बात है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है हमारी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 180 डिग्री वाला अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिगजैग है। और इसी के साथ हमारा ये जो पूरा टॉपिक है इसको हम कवर करते हैं। हम इसको पूरा इसी तरीके से पढ़ेंगे कि किस वजह से क्या चीज़ें हो रही हैं, और यही सारी चीज़ें अब आपकी आगे भी प्रयोग में लेकर आई जाएंगी। हम जो और सारी चीज़ें करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा इसका प्रयोग करेंगे, तो आपको तब पता हो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, प्रधान मध्याह्न क्या होता है, धरती पश्चिम से पूरब घूमती है तो उससे दिन रात कैसे बनते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या हैं, देशांतर रेखाएं क्या हैं। अगर हम अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो तापमान है वो हमारा कम होता है ना। तो वो सभी चीज़ें हम लोग आगे प्रयोग में लेकर आएंगे। आज की क्लास के लिए आपको इतना ही मुझे समझाना था। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आई होंगी तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उसको और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे। आप इसको पढ़िए, इसको दोहराइए, कोई भी समस्या होगी तो हम उसको ठीक कर देंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।